हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एनिमल फिजियोलॉजी में। 2 चैप्टर, पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम लोगों को एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में अभी तक आपने पढ़ा था डाइजेशन में कि फूड का डाइजेशन होता है, मैकेनिकली एंड केमिकली फूड का डाइजेशन होता है। फिर आपने क्या पढ़ा कि उस फूड का जो डाइजेशन होता है उससे हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, तो एनर्जी मिलने के लिए उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो कि आपने पढ़ा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। जब फूड का डाइजेशन ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी को हमारी सेल्स यूटिलाइज कर लेती हैं, एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको बाहर कर दिया जाता है, एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ये आपने पढ़ा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आपने डाइजेशन पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेनली कहाँ? जेजनम और इलियम में। लेकिन हमको एनर्जी कहाँ चाहिए? सिर्फ जेजनम और इलियम में एनर्जी नहीं चाहिए, हमारी बॉडी की हर एक सेल्स में एनर्जी चाहिए। तो याद रखिएगा, फूड वहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ था। एब्जॉर्ब होने के बाद कि कैसे वो फूड एक एक सेल तक पहुँचा, और फिर ऑक्सीजन कैसे एक एक सेल तक पहुँची, जहाँ पर उस फूड को ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीडेशन कराया। तो जो वो फूड एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड को लेके जाने वाला कोई मीडियम होना चाहिए। ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है लंग्स से ब्लड कैपिलरी में, एल्वियोली से ब्लड कैपिलरी में, तो वो लंग्स के साइड से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाएगी? ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब हुए हैं इनको लेके जाने वाला कोई मीडियम होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में प्रोड्यूस होती है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, और बहुत सारे वेस्टेज बनते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। उनको फिर लाके लंग्स तक, या हम और भी अभी वेस्टेज पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस वेस्टेज किडनी तक लेके आने के लिए कौन सा मीडियम है, किसके थ्रू ये जो न्यूट्रिएंट है और ऑक्सीजन है टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं, सेल्स तक पहुंचते हैं, और वहाँ से प्रोड्यूस हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ही अपने ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं, जहाँ से ये एक्सपेल आउट किए जाएंगे, जहाँ से ये बाहर किए जाएंगे। इसका मतलब न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को लेके जाने वाला, वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको लेके आने वाला कौन सा यहाँ पर मीडियम है, वो मीडियम हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से मीडियम हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले मीडियम की बात करें तो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो याद रखेंगे, जैसे कि हम लोग अगर देखें स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स में, स्पंजेज एंड सिलेंट्रेट्स circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange of these substances। याद रखेंगे, स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स में अगर हम कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स में अगर मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी कैविटी, मान लो इस तरह से किसी भी हम बॉडी को ले लेते हैं, चलो ठीक, ये कोई भी एक बॉडी है, ये वाटर में है, तो अपने सराउंडिंग से ये वाटर को क्या करता है? अंदर लेता है, और फिर अपने अंदर से बॉडी कैविटी से वाटर को ये बाहर भी करता है इस तरीके से। जैसे हम स्पंजेज की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखो, स्पंजेज में
कुछ पोर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स जिसे हम ऑस्टिया बोलते हैं। यहाँ से वाटर इंटर करता है इनकी बॉडी में, यहाँ से वाटर इंटर करता है इनकी बॉडी में, सराउंडिंग से वाटर इंटर करेगा इनकी बॉडी में, ये ऑस्टिया से इंटर करता है, ये एक ओपनिंग होता है जिसे ऑस्कुलम बोलते हैं और इसके थ्रू ये चला जाता है बाहर। तो जब ये बाहर से आया तो ये न्यूट्रिएंट को लेके आया, ऑक्सीजन को लेके आया इसके लिए, और फिर इसके अंदर में जो प्रोड्यूस हुआ है हार्मफुल सब्सटेंसेस वो ऑस्कुलम के द्वारा कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो अगर हम बात करें स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स की, याद रखेंगे स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स में ये सर्कुलेट करते हैं वाटर को अपने सराउंडिंग से। इनके सराउंडिंग में है वाटर, यहाँ से इंटर किया, बाहर से आया वाटर, इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ऑक्सीजन लेके आए, इनको दिया, यहाँ पर जो हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। ऐसे ही सिलेंट्रेट में होता है। तो इस तरह से यहाँ पर होता है स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स में। तो स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स में जो फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स, इनके अंदर का जो फ्लूइड्स है वो कौन है, वाटर है। तो याद रखना है आपको, स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स में कौन मीडियम होगा, वाटर मीडियम होगा, जो कि बॉडी कैविटी से होके गुजरेगा, बाहर से आएगा, बॉडी कैविटी से होके गुजरेगा, यहाँ पर यूजफुल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा, यहाँ से हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेके बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हम आगे बात करें, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम चलो आ जाते हैं मैमल्स की बात करें, तो यहाँ पर याद रखना मोस्ट ऑफ द mammals use blood for transport of nutrients and gases। अब देखो, इसको आप कई तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स, इसी में याद रखना इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, ब्लड होता है मीडियम। यहाँ पर कौन था, वाटर, यहाँ पर कौन है, ब्लड। हमने अभी आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एब्जॉर्ब हुआ है न्यूट्रिएंट उसको लेके जाने वाला, लंग्स में जो एक्सचेंज हुई है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको लेके जाने वाला, लेके आने वाला कौन होगा, यहाँ पर ब्लड होगा। तो ज़्यादातर और मैमल्स में अगर हम बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यूज ब्लड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। अब इसको कई तरीके से लिख सकते हो। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कौन मीडियम होगा, ब्लड मीडियम होगा। तो आप लैंग्वेज कई तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन होगा, ब्लड, याद रखेंगे। और ब्लड के साथ साथ यहाँ पर आपको याद रखना है लिम्फ इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पज। या यहाँ पर हम बोल सकते हैं लिम्फ ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, याद रखेंगे। इसके लिए लिम्फ भी यूज किया जाता है और इसके लिए हम ये लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि लिम्फ भी इसका काम करता है। तो लिम्फ इज ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज, या हम बोल सकते हैं लिम्फ इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट या हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, याद रखेंगे। ये है आपका, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या देखा कि कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिएंट को लेके जाने वाला, गैसेस को लेके जाने वाला, बॉडी में लेके आने वाला होगा, वो कौन होगा, वाटर होगा, जैसे कि स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स में हमने देखा। ज़्यादातर मैमल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, कौन होगा, ब्लड होगा। और ब्लड तो होगा ही होगा, लिम्फ भी इसका काम करता है। लिम्फ भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, कुछ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो देखना है वो क्या देखना है, हमको ये स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स फिलहाल नहीं पढ़ना, हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे इन सबको एक एक करके। हमको यहाँ पर पढ़ना है ब्लड, क्योंकि ज़्यादातर मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और हम ह्यूमन का ही फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्या होता है।
हमको चैप्टर ये है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमको देखना है ब्लड। याद रखेंगे ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू consisting of fluid matrix plasma and formed elements। याद रखेंगे। तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, लेकिन यहाँ पर पूरा ब्लड का कंपोजिशन हम आपको बता देंगे। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ये पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कौन कौन? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक एक करके हमको यहाँ पर यही देखना है कि प्लाज्मा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखेंगे ब्लड को, कि ब्लड में ये जो प्लाज्मा है ये क्या है, कितना पाया जाता है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये क्या है और कितना पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर डिवीज़न करें, देखें ब्लड में दो चीज़ें हैं। कौन कौन? ब्लड में होगा प्लाज्मा और दूसरा होगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। पहला कौन है? प्लाज्मा, दूसरा कौन है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। याद रखेंगे जो प्लाज्मा होता है ब्लड में वो पाया जाता है 55% ऑफ द ब्लड। ये ब्लड में कितना पाया जाएगा? 55%। इसका मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना पाया जाएगा? 45% बचा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 45% ऑफ द ब्लड। ब्लड में 55% कौन होगा? प्लाज्मा होगा। 45% क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा। अब अगर हम यहाँ पर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो प्लाज्मा में क्या होगा? पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा याद रखना ये होता है, इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर का। स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ का मतलब होता है लाइट येलो कलर। स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा, जो लाइट येलो कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है। तो इट इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है ये प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? अब हम अगर प्लाज्मा की बात करें तो याद रखना प्लाज्मा में पाया जाता है, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मा में पाया जाता है 90 से 92% वाटर, 90 to 92% वाटर, और यहाँ पर पाया जाता है 6 to 8% प्रोटीन। 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन, और यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड लिपिड्स। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं 90 to 90% वाटर पाया जाएगा। किसमें? प्लाज्मा में। ब्लड में प्लाज्मा कितना है? 55%। ब्लड अपने आप में 100%, ब्लड में 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा। 45% क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा। अभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन आएंगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अभी हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा में याद रखना 90 से 92% वाटर होगा, 6 to 8% प्रोटीन होंगी, याद रहेगा। और यहाँ पर पाया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर और कौन होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, यहाँ पर हम देखें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे याद रखेंगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट, ये पाए जाएंगे। यहाँ पर पाए जाएंगे, याद रखना, सम एमिनो एसिड्स
सम एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड लिपिड्स। कौन पाया जाएगा? सम एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड लिपिड्स। यहाँ पर जो 6 to 8% पाई जाएगी प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन होती है वो हम देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रोटीन पाई जाएगी। कौन कौन सी प्रोटीन यहाँ पर देखेंगे? सबसे पहले प्रोटीन होगी फिब्रिनोजन, दूसरी होगी ग्लोब्यूलिन्स, और तीसरी प्रोटीन यहाँ पर हम पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन्स। कौन पढ़ेंगे? एल्ब्यूमिन्स। अब ये पूरा प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, ये पूरा इसका प्लाज्मा का कंपोजिशन है। ये प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड होता है। इसमें 90 से 92% वाटर पाया जाता है, 6 to 8% प्रोटीन पाई जाती है, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट पाया जाएगा। याद रखेंगे। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, आपने आरबीसी और प्लाज्मा, आपने इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। क्लोराइड आयन कहाँ? प्लाज्मा टू आरबीसी पढ़ा था ना। तो देखो प्लाज्मा में कौन पाया जाता है? क्लोराइड आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट से पाए जाते हैं कौन कौन से? सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट पाया जाएगा। कुछ अमाउंट में यहाँ पर एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज और लिपिड्स भी पाए जाएंगे। 6 to 8% जो प्रोटीन होगी, उस प्रोटीन में फिब्रिनोजन प्रोटीन होगी, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन होगी, एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन होगी। अभी इनका काम क्या होता है हम आपको नहीं बता रहे। इनका काम क्या होता है हम आपको नहीं बता रहे। इनका काम क्या होता है हम आपको नहीं बता रहे। प्लाज्मा में और क्या क्या, बस ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, याद रखेंगे। अभी प्लाज्मा और क्या है हम इसको और आपको बताएंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में यहाँ पर हम देखते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एरेथ्रोसाइट्स, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखते हैं कि एरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स है क्या। एरेथ्रोसाइट जिसे आप बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट जिसे आप बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। थ्रोम्बोसाइट जिसे आप बोलते हैं प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स। ये देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएंगी? 45% है ये ब्लड का। एरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एरेथ्रोसाइट हम जिसे बोलते हैं आरबीसी, ल्यूकोसाइट जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये जो ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स भी 2 तरह का होता है, याद रखेंगे। अब ये ल्यूकोसाइट 2 तरह का होता है, तो कौन कौन सा जरा देखते हैं। ये 2 तरह का होता है। इसमें एक हम लोग पढ़ेंगे ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरा पढ़ेंगे एग्रैनुलोसाइट्स। कौन कौन? ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में जो हमको पढ़ना है, यहां पर आते हैं 3 हम लोग पढ़ेंगे। एग्रैनुलोसाइट्स में हम लोग 2 पढ़ेंगे। यहां पर देखते हैं 3 कौन कौन आएंगे ग्रैनुलोसाइट्स में। यहां पर हमको पढ़ना है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट में हम लोग पढ़ेंगे यहां पर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। कौन कौन? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये अगर देखा जाए तो ब्लड का कंपोजिशन है।
अभी इनका अमाउंट हम आपको बताएंगे ये कितने पाए जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आपको नाम देखा जाए तो नाम इतने हैं जो बोर्ड पर लिखा है। आपको अभी नाम अगर याद रखना हो कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, कितने अमाउंट में पाया जाता है, वो हमने आपको नहीं बताया है। कौन कौन पाया जाता है ये हमने आपको जरूर बता दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ब्लड स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक मीडियम है हमारी बॉडी में, लगभग सारे मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हमारे बॉडी में। ये एक मीडियम है न्यूट्रिएंट को लेके जाने वाला, जहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, वहाँ से एक एक सेल तक टिश्यू तक लेके जाने वाला ये मीडिएटर है या मीडियम का काम करता है। जो जहाँ से हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं टिश्यूज़ में, सेल्स में, वहाँ से उनके ऑर्गन्स तक जहाँ से वो बाहर किए जाएंगे वहाँ तक लेके आने वाला ये मीडियम है कौन? ब्लड। ये एक सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखेंगे, स्पेशल टाइप का टिश्यू है, सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है। ये जो सॉफ्टेस्ट टिश्यू हमने लिखा नहीं था, इसको लिखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, जिसे बोलते हैं एनिमल टिश्यू। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी? प्लाज्मा पाया जाएगा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाएंगे। प्लाज्मा जो है ब्लड में पाया जाता है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाया जाता है 45% ब्लड में। अच्छा, अब फिर प्लाज्मा में अगर हम देखें तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का, हमने आपको बताया लाइट येलो कलर का, भूसे के कलर का विस्कस फ्लूइड होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं या नहीं सही समझ पाते हैं तो क्या समझते हैं, सर ब्लड में प्लाज्मा 55% तो इसमें 90 से 92% वाटर कैसे? भैया ये प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा 55% है। ये 55%, ये जो प्लाज्मा ये अपने आप में 100% है, अपने आप में क्या है? 100% है। इसका 90 से 92%, जैसे मान लीजिए अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है, आप अगर 100 रुपये का डिवीज़न करना हो दो पार्ट में, इसको मिला कितना? 55 रुपीज़, इसको कितना मिला? 45 रुपीज़। याद रखेंगे, इसको कितना मिला? 55, इसको कितना मिला? 45। अब इससे बोला जाए कि तुम अपना 90 से 92% पार्ट किसी और को दे दो, तो ये अपना 90 से 92% मतलब इसके पास टोटल कितना है? 55 रुपये। ये उसका 100% है, अब उसका 90 से 92% ही किसी को देगा। याद रखेंगे ना? तो प्लाज्मा ब्लड में 55% है, लेकिन इस 55% का 90 से 92% कौन होता है? वाटर होता है, और उसमें 6 to 8% कौन होती है? प्रोटीन होती है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, वाटर और प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा में और कौन होता है, तो प्लाज्मा में वाटर और प्रोटीन के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट पाया जाता है। यहाँ पर कुछ अमाउंट में एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 6 to 8% जो प्रोटीन है, प्रोटीन में फिब्रिनोजन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन है, ये प्रोटीन पाई जाती हैं। इनका काम क्या है अभी हम आपको आगे बताएंगे, जब प्लाज्मा डिटेल में अभी हम पढ़ाएंगे। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स आता है कितना? 45%। उस 45% में तीन चीज़ें पाई जाएंगी, कौन कौन? इनका अमाउंट अभी हमने नहीं लिखा है, अभी हम लिखेंगे जब इनको अलग से पढ़ाएंगे। एरिथ्रोसाइट होता है RBC, ल्यूकोसाइट्स होता है WBC, थ्रोम्बोसाइट्स होता है प्लेटलेट्स। याद रखेंगे। फिर WBC दो तरह का होता है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रैनुलोसाइट। अगर हम ग्रैनुलोसाइट की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, देखो ये जितने फिल्स हैं, याद रखने का तरीका, जितने भी फिल्स है देखो कहाँ पर आ रहे हैं? ग्रैनुलोसाइट में है। यहाँ पर देखो जो मोनोसाइट्स, ये साइट्स हैं, देखना मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये कहाँ पर है? एक ग्रैनुलोसाइट। लेकिन आप ये मत कहना सर एरिथ्रोसाइट्स, ये भी तो साइट है, नहीं, आपको यहाँ पर याद रखना ये दो ही आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो आपको इसको याद नहीं रखना अगर, तो ये याद रखो, 3 यहाँ पर आ गए तो 5 हैं टोटल मिला के। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कहाँ आ गया? एक ग्रैनुलोसाइट में। चलो अब यहाँ पर अगर हम दूसरा कौन बचा लास्ट में? यहाँ पर तीसरा थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। अगर हम इनके अमाउंट की बात करें, यहाँ पर लिख दें इनका अमाउंट, तो याद रखना जो एरिथ्रोसाइट है ये ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये पाया जाता है ब्लड में 5 to 5.5 मिलियंस 5 to 5.5 मिलियंस पर mm³ ऑफ ब्लड।
कौन पाया जाएगा? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट ब्लड में कितना पाया जाएगा? 5 से 5.5 मिलियंस पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाएगा। जो ल्यूकोसाइट से ये पाया जाता है WBC 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो आरबीसी है वो ज़्यादा पाई जाती है ब्लड में, जो ल्यूकोसाइट से WBC वो कम पाई जाती है। अगर हम यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें, थ्रोम्बोसाइट जो पाया जाता है ये पाया जाता है 1.5 लाख से 3.5 लाख, याद रखेंगे। डेढ़ लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, याद रखेंगे। 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, ये तो अमाउंट हुआ। एरिथ्रोसाइट ब्लड में कितना होगा, याद रखेंगे। टोटल ब्लड की हम बात करें आरबीसी 5 से 5.5 मिलियंस पर mm³ ऑफ ब्लड, याद रखना है आपको। ये दूसरा 6 to 8000 आपको याद रखना है ब्लड में, कौन? ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा याद रखना ये आपको प्लेटलेट्स ब्लड में कितना होगा? 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी जब हम आपको बताएंगे परसेंटेज, WBC में सबसे ज़्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल 60 से 65%। अभी हम आपको नहीं बता रहे, फिलहाल आप इतना ऐसे याद रखेंगे। मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ द ब्लड RBC, ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स कौन होती है? RBC। देख लो यहाँ पर WBC सिर्फ 6 से 8 हज़ार पाई जाती है, प्लेटलेट्स देखो 1.5 से 3.5 लाख पाई जाती है, लेकिन एरिथ्रोसाइट देखो RBC 5 से 5.5 मिलियंस पर mm³ पाई जाती हैं। तो अगर आपसे बोले मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ द ब्लड, तो आप क्या बताएंगे? RBC बताएंगे। अभी हमने सिर्फ नाम बताया आपको, चलो इनका अमाउंट भी बता दिया कि कितना पाए जाते हैं, लेकिन हमने अभी आपको प्लाज्मा का पूरा फंक्शन नहीं बताया। 2-3 इसमें और फंक्शन हमें आपको बताने हैं। उसके बाद हम एरिथ्रोसाइट का फंक्शन बताएंगे, ये इसमें प्रोटीन जो है प्लाज्मा में इनका फंक्शन बताएंगे, फिर हम ल्यूकोसाइट का फंक्शन बताएंगे, फिर थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन बताएंगे। एरिथ्रोसाइट कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर फॉर्मेशन होता है ये बताएंगे, ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है ये बताएंगे, थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है ये बताएंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसका फंक्शन क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कंपोजिशन आपको बताए, इनका काम क्या है ये बताएंगे, थ्रोम्बोसाइट्स में और क्या क्या पाई जाती है, इनका काम क्या है वो हम बताएंगे। ये तो हुआ सिर्फ आपका ब्लड का अभी कंपोजिशन, जो कि सिर्फ नाम आपको बताया गया है, इनका फंक्शन आपको नहीं बताया गया है, याद रखेंगे। ये हुआ आपका पूरा। अगर आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं, हमने जो आपको बताया, एरिथ्रोसाइट मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ द ब्लड। मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ द ब्लड, ब्लड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ये पाया जाता है RBC या एरिथ्रोसाइट्स। इतना आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इनका भी नाम आप याद रखिए, इनका काम क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। फिर से एक बार मैं लास्ट में बोलता हूँ, याद रखना, ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाया जाता है। प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होती है। प्रोटीन कौन होती है? फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स पाई जाती है। इनके अलावा प्लाज्मा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट पाया जाता है। कुछ अमाउंट में अमीनो एसिड, ग्लूकोज और लिपिड्स भी पाए जाते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद हमने कहा कि जो एरिथ्रोसाइट यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स है 45%, इसमें एरिथ्रोसाइट जो कि 5 से 5.5 मिलियंस पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाएगा। WBC 6 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाएगा। जो प्लेटलेट्स होगा 1,50,000 to 3,50,000 पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाएगा। इनका हमने सिर्फ अमाउंट बताया। WBC 2 टाइप का होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। हमने आपको बताया ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, याद रखेंगे। इतना पूरा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे जब हम लोग मिलेंगे तो हम प्लाज्मा से स्टार्ट करेंगे कि प्लाज्मा में का काम क्या होता है, इसमें कितनी चीज़ें पाई जाती है आपको पता है, बहुत थोड़ा सा है प्लाज्मा का काम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर एरिथ्रोसाइट का काम क्या होता है, कहाँ पर बनता है, ल्यूकोसाइट, एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे इन सभी के फंक्शन के साथ।